बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है और इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं। साथ ही हम ये पढ़ेंगे अगर जो एड्रिनल ग्लैंड है अगर इसके हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा हो जाएं तो उससे कौन सी डिजीज़ होती हैं और अगर कम हो जाएं तो उससे कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं उनको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि उनकी कौन कौन से काम होते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी ये बात है कि जब भी कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है आपकी बॉडी में या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वहाँ पे हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये उस इमरजेंसी की सिचुएशन में फ़ाइट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि फ़ाइट या फ्लाइट का जो मूड होता है आपकी बॉडी का उसको उसमें जाके ये हेल्प करते हैं, या अगर आपको फ़ियर है, फ़ियर के वक्त उसके वक्त ये आपकी हेल्प करते हैं और ये इमरजेंसी की सिचुएशन में वहाँ पे फ़ाइट करते हैं आके। अगर हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एड्रिनल ग्लैंड्स वहाँ पे एनर्जी को ज़्यादा प्रोवाइड भी करते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी बहुत तेज़ी से ये जो है हील करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका इन्फेक्शन जल्दी से सही भी हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड्स पाए कहाँ पे जाते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है किडनी की, तो मैंने रफ सी ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए कि ये किडनी की डायग्राम है और किडनी के जो ऊपर यहाँ पे जो है ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास ये वाला आउटर पार्ट होता है और एक हमारे पास इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो हमारा इनर पार्ट होता है उसको हम लोग एड्रिनल मेडुला कहते हैं। और बहुत सारी बुक्स में सिंपल कॉर्टेक्स और मेडुला सिंपल यही लिखा हुआ होता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला भी लिखा हुआ होता है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल कॉर्टेक्स भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला पूरा नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो हमारा जो आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट है ये वाला इसको हम लोग एड्रिनल मेडुला कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या है और उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ ब्रेन ऑन एड्रिनल मेडुला। तो ब्रेन से डायरेक्ट जो है इसका असर होता है एड्रिनल मेडुला पे। मीन्स टू से कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से आते हैं और फिर मेडुला के साथ आकर अटैच हो जाते हैं या मेडुला के ऊपर आकर एक्ट करते हैं। तो जब मेडुला के ऊपर आकर एक्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो निकलते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, वो हमारे पास टू हार्मोन्स हैं। एक हमारे पास एपिनेफ्रिन होता है और एक हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन होता है। जब ब्रेन से न्यूरॉन्स आते हैं तब ये रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो एक हमारे पास एपिनेफ्रिन होता है। तो ये हार्मोन बहुत सारी बुक्स में इसका नाम जो है एड्रिनालीन लिखा हुआ है, तो ये इसका दूसरा नाम आप इसे कह सकते हैं। क्योंकि अगर पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया एड्रिनालीन आ गया तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि क्या है, तो वो एपिनेफ्रिन का ही दूसरा नाम है। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इन दोनों का जो काम होता है वो ये काम होता है, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है एमरजेंसी की सूरत में। जब भी फियर या एमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है बॉडी में या बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये दोनों जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए। तो एपिनेफ्रिन जो है वो क्या किरदार अदा करता है या कौन से काम करता है उसको हम देख लेते हैं। ये बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसको फास्ट करता है। तो जब ये उसको फास्ट करता है तो उससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। तो दूसरा इसका क्या काम होता है, ब्रोंकोडाइलेशन करता है। तो ब्रोंकोडाइलेशन तो ब्रोंकस से निकला है, ब्रोंकाई से निकला है। तो इसका मतलब है कि जो सांस की नालियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं। तो जब वो
एक्सपेंड हो जाती हैं, अच्छे तरीके से सांस की नालियाँ खुल जाती हैं, तो आप सांस बहुत आसानी से ले सकते हैं, बहुत तेज़ी से उसकी एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी ब्रीथिंग एक्टिविटी। और एपिनेफ्रिन कौन सा काम करता है? वेज़ोडाइलेशन करता है। वेज़ोडाइलेशन का मतलब है खून की नालियों का खुल जाना, वेज़ल से निकला है वेज़ोडाइलेशन। तो इसमें जो है क्या हो जाता है कि ब्लड का जो फ़्लो होता है हार्ट की तरफ या मसल्स की तरफ, वो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है नॉर्मल से। जब बढ़ जाती है तो वो ब्लड का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम है, तो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मसल है, ठीक है। आपने इधर उधर कहीं पे भी नहीं देखना, जो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट इसी पे आप फोकस करें, इस एरिया पे। ये हमारे पास मसल है, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट है, जिसको मैंने एच से जस्ट शो किया, एच लिखा हुआ है। और ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये भी हमारे पास ब्लड वेसल है, ये भी हमारे पास ब्लड वेसल है। अब जब हमारे पास ब्लड वेसल्स जो होती हैं वाइड हो जाती हैं या ओपन सी होती हैं, उसको हम लोग वेज़ोडाइलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो ब्लड वेसल्स हमारी तंग होती हैं तो उसको हम वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये मैंने जस्ट आपको टर्म्स डिफ़ाइन किए हैं। लेकिन अब यहाँ पे एपिनेफ्रिन का क्या किरदार होता है, वो कैसे वेज़ोडाइलेशन करता है? अगर वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है वेसल्स में, जो ब्लड की वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड फ़्लो हो रहा है, ब्लड जा रहा है, मसल की तरफ जा रहा है, तो बहुत कम ब्लड जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियाँ हैं, वो तंग हुई हुई हैं। तो जब खून की नालियाँ तंग होती हैं तो वो जब ब्लड फ़्लो बहुत स्लो हो रहा होता है, मसल को कम खून मिलता है। तो जब कम खून मिलता है, इस सिचुएशन को हम लोग वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे, यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो गई हैं। तो इसके बाद क्या करता है, एपिनेफ्रिन यहाँ पे आता है, तो वो यहाँ पे आके क्या करता है, वो वेज़ोडाइलेशन कर लेता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वाइड करता है। तो जैसे ही ब्लड वेसल्स वाइड होती हैं तो ब्लड का फ़्लो जो होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से फ़्लो करता है मसल्स की तरफ। तो इससे क्या होता है, मसल की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, तेज़ हो जाती है। और इसमें एक चीज़ होती है कि बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो इसके पीछे जो सिनेरियो है वो मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको हम कहेंगे वेज़ोडाइलेशन। तो वेज़ोडाइलेशन आपने देखी, एपिनेफ्रिन ने कैसे की वेज़ोडाइलेशन, और उसके बाद मसल की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। यानी कि ये क्या करते हैं, बॉडी में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, यहाँ पे आपने देखा कि कम ब्लड जो है वो जा रहा है, तो एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई। जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई तो यहाँ पे आके एपिनेफ्रिन ने उस इमरजेंसी की सिचुएशन को सोल्व आउट किया, ब्लड वेसल्स को वाइड किया, तो फिर ब्लड फ्लो तेज़ी से मसल्स की तरफ गया और उसकी मसल की एक्टिविटी तेज़ कर दी। तो ये यहाँ पे एक छोटे से चार्ट से मैं आपको समझा देती हूँ कि एपिनेफ्रिन जो है वो आया और उसने आके वेज़ोडाइलेशन की। जब वेज़ोडाइलेशन की, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं उनको उसने खुला कर दिया, जैसे वो नैरो थी, तंग थी, तो उनको खुला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्लड फ़्लो इंक्रीज़, तो ब्लड फ़्लो जो है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, मतलब ब्लड का फ़्लो बहुत तेज़ हो गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, मोर ब्लड रीचेज़ मसल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो मसल को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है मसल को देगा, ठीक है। ये ब्लड ज़्यादा आएगा, तो चूँकि ज़्यादा ब्लड आने की वजह से ज़्यादा एनर्जी मसल को मिलेगी, और जब ज़्यादा मसल को एनर्जी मिलेगी तो मसल की एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी हमारे वर्क होंगे वो, मतलब मसल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे बहुत तेज़ हो जाएंगे। जैसे कि वॉकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, रनिंग, फाइटिंग में बहुत ज़्यादा फिर अच्छी फाइट कर सकेंगे, क्योंकि ये मसल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और इससे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है फिर वो लो हो जाता है। तो ये जो होता है ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो हो जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये डेंजरस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये और क्या काम करता है, वेज़ोडाइलेशन करता है। तो वेज़ोडाइलेशन में मैंने आपको ये भी कहा था कि मसल्स के अलावा हार्ट पे भी जो है वो, वहाँ पे भी एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड फ्लो तेज़ कर देता है। जैसे कि हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो अगर कम हुआ होता है, उसकी फ्लो अच्छा नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन जाके क्या करता है, उनकी जो वेसल्स होती हैं उनको भी ये डायलेट कर देता है, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई होती हैं, नैरो हुई हुई होती हैं, तो उनको जाके डायलेट करता है, एक्सपेंड करता है, और उससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। फिर जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से वर्क करता है। सेकेंड हार्मोन हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है, ये भी मेडुला पे ही प्रेजेंट होता है।
और इसका जो दूसरा नाम है नॉर एड्रेनालिन, भी इसको बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स पे काम करता है और ये ब्लड वेसल्स उन ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं जो कि स्किन के ऊपर ही होती हैं, यानी कि इसका ताल्लुक मसल्स तक नहीं होता। ये जो स्किन के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके ऊपर ही ये काम कर रहा होता है। ये क्या काम करता है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या काम करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था एपिनेफ्रिन जो था उसके बारे में हमने पढ़ा था, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो ये जो है इसके ऑपोजिट है नॉरएपिनेफ्रिन, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स को तंग कर देता है, नैरो कर देता है। और एपिनेफ्रिन जो था वो ब्लड वेसल्स को वाइड कर देता था, ओपन कर देता था। और नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, उनको तंग कर देता है। और जब ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो कितना इसके साथ गहरा ताल्लुक है कि जैसे ही ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हैं, नैरो हुई हैं, तंग हुई हैं, तो ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, एपिनेफ्रिन का और नॉरएपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन में क्या हुआ था कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। देखें, जब ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो उसमें से ब्लड फ्लो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, बहुत कम जा रहा होता है ब्लड। तो जब बहुत कम जा रहा होता है ब्लड तो इस वक्त क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन जब ब्लड वेसल्स इस तरह से डायलेट हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, ओपन जाती हैं, खुल जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि नॉरएपिनेफ्रिन में यहाँ पे इस तरह से है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट था जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो वहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो कॉर्टेक्स पे कौन से हार्मोन्स होते हैं, जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स हमारी बॉडी को बूस्ट करते हैं, अगर कोई वुंड है, कोई ज़ख़म है तो उसको हील करते हैं, या अगर कोई ट्रॉमा है तो उसको भी ये हील करते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स कॉर्टेक्स के, वो कौन कौन से होते हैं, वो दो हार्मोन्स होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन होता है। ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो ये उसको हाई कर देगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पहले हार्मोन्स में, मेडोला के जो हार्मोन्स थे हमने उसमें देखा था कि वो क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन का कॉन्सेप्ट था, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था, वो भी ब्लड प्रेशर लो और हाई इस तरह से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो सारा डिफरेंट है, तो डिफरेंट तरीके से ब्लड प्रेशर हाई होगा। इसको हम आगे चल के डिटेल से पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर बॉडी में लो कैसे हो जाता है, और फिर जो ये वाले हार्मोन्स हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं जाके, क्योंकि जब वो लो होता है तो उसको नॉर्मली किया जाता है, तो वो किस तरह से करेंगे ये हम देखेंगे आगे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का कोई एक हार्मोन ले लेते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरोन ले लेते हैं। तो एल्डोस्टेरोन का सोडियम और पोटेशियम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है, तो तब भी बीपी जो है वो हाई होता है। तो यहाँ पे इसको मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंट टॉपिक का है, इसको ना देखें, सिर्फ यहाँ तक जो है ना ये यहाँ से देखें। ये हमारे पास नेफ्रॉन की डायग्राम है। अगर आपने किडनी को डिटेल से पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको पता होगा नेफ्रॉन्स होते हैं। तो उसमें से एक नेफ्रॉन को मैंने यहाँ पे ले लिया आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ब्लड प्रेशर खुद हमारी बॉडी में लो होता है। तो कैसे होता है, जैसे कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में यहाँ पे फ़िल्टर होता है ब्लड। तो ब्लड जब फ़िल्टर होता है यानी कि ब्लड के अंदर से वाटर जो है वो इधर जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इधर ब्लड के अंदर ही रहते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं, फ़िल्टर
तो ब्लड जब यहाँ से फ़िल्टर होता है तो जो भी हमारे पास आयंस होते हैं, ग्लूकोज, वाटर, पोटेशियम, सब जो है वो हमारे नेफ्रॉन में इस तरह से जाते हैं और ये हमारे यूराइन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये किस तरह से होता है कि ब्लड जब यहाँ पे फ़िल्टर होता है तो ये हमारे पास सारे जो है वो वाटर जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जितना भी वाटर होता है फ़िल्टर होके यहाँ पे आ जाता है। तो ब्लड के अंदर सोडियम जो होता है वो कम हो जाता है। तो जब ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाता है तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाता है तो यहाँ पे वाटर जो होता है वो यूराइन में ज़्यादा हो जाता है। इस बात को ज़रा समझिएगा कि जब ब्लड में सोडियम कम हो जाता है और वाटर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है नेफ्रॉन के अंदर, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूराइन से निकलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो पेशाब में शामिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बीपी लो हो जाता है। ये समझने वाली बात है, एक कॉन्सेप्चुअल सी बात है कि जब वाटर जो होगा वो इधर यूराइन में ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड में जो है वो फिर सोडियम जो है वो कम हो जाएगा, तो बीपी जो होगा हमारा वो लो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है ब्लड प्रेशर को हाई करने की या नॉर्मल करने की। अब वो लो हो चुका है तो उसे नॉर्मल होने के लिए क्या करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एक हार्मोन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन, उसको वो सेंड कर देगा। लेट्स सी हाउ एल्डोस्टेरोन ट्रीट द लो ब्लड प्रेशर। तो अब हम देखते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था इस तरह से, तो वो किस तरह से नॉर्मल होगा। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, वो हार्मोन जो है वो सेंड कर देगा एल्डोस्टेरोन को नेफ्रॉन के पास। तो जैसे ही वो नेफ्रॉन के पास आएगा तो वहाँ पे वो किस तरह से एक्ट करेगा, सोडियम और पोटेशियम के ऊपर किस तरह से एक्ट करेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये सिनेरियो इस तरह से, जब एल्डोस्टेरोन जहाँ पे आएगा और ब्लड जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से होता है, फ़िल्टर होता जा रहा है, वाटर जो वो इधर जाता जा रहा है और ब्लड जो है यहाँ पे अपना फ़िल्टर होता रहता है। अब जो हमारे पास इधर सोडियम आ गया है और वाटर आ गया है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं ना, क्योंकि इनसे जो यूराइन जो है वो क्रिएट हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो सोडियम यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर आया है और H2O वाटर हमारे पास आया है। तो Na जो है वो सोडियम को शो करता है, H2O वाटर को शो करता है। तो क्या होगा कि जो सोडियम है वो नेफ्रॉन से खुद ब खुद ही ब्लड वेसल में शामिल हो जाएगा। तो जैसे ही वो ब्लड वेसल में शामिल हो जाएगा तो ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। अब सोडियम जो होगा वो हमारे ब्लड वेसल्स में आएगा तो फिर क्या होगा, फिर पानी जो है वो कम से कम यहाँ पे जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो वापस आ रहा है ना। सोडियम के पीछा करते ही वाटर जो है वो भी यहाँ पे इसी के अंदर ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले सोडियम जो होगा वो ब्लड वेसल के अंदर आएगा, तो वाटर जो होगा वो सोडियम का पीछा करते हुए वो भी ब्लड वेसल के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और वाटर भी है वो खुद वापस आता जा रहा है, तो इसके अंदर तो कम वाटर जाता जा रहा है ना फिर। तो जब कम वाटर इसके अंदर जाएगा तो वो ब्लड वेसल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले हमने सिचुएशन देखी थी, उसमें जो वॉल्यूम जो था ब्लड वेसल के अंदर वो कम हो गया था, तो हमें उसको जो था इंक्रीज़ करना था। तो ये इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को ब्लड वेसल में इंटर कर देता है और जब ये इंटर हो जाता है तो लेस वाटर जो होता है वो नेफ्रॉन में होता है और यूराइन में भी फिर कम यूराइन में वाटर जा रहा होता है। तो इस तरह से क्या होता है, वाटर जो होता है वो भी सोडियम का पीछा करते हुए यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है। फिर पोटेशियम जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड में। तो इस तरह से जो हमारा लो बीपी होता है वो नॉर्मल पे चला जाता है। तो जब जैसे ही सारा फंक्शन हो जाता है उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वापस चला जाता है। तो सेकंड हमारा हार्मोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इससे मज़ीद जो है दो हार्मोन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, एक कॉर्टिसोल होता है और एक कॉर्टिसोन होता है। अब इन दोनों का क्या फ़ंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म भी इनका फ़ंक्शन होता है और इम्यून सिस्टम में भी इनका फ़ंक्शन होता है।
मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो कम हो जाता है तो ये मसल्स के अंदर जाते हैं। मसल से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उनको तोड़ तोड़ कर ना उनको इस तरह से काट काट कर निकालते हैं। जब अमाइनो एसिड्स वहाँ से निकल जाते हैं तो उसको लेके क्या करते हैं, ग्लूकोज खुद से बनाते हैं। और इनका मकसद होता है कि अगर बॉडी खुद से ग्लूकोज नहीं बना रही तो ये हर हाल में मेटाबॉलिज्म करके ग्लूकोज बनाएंगे। और साथ ही इनका फंक्शन ये होता है कि इम्यून सिस्टम में इसका फंक्शन होता है, यानी कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको जल्दी जल्दी से ये फास्टली जो है वो रिकवर हो जाएगा, फास्टली हील हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर एड्रिनल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो उससे कौन सी डिजीजेज होती हैं, और अगर एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा हो जाए बॉडी में, उसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाए, कौन सी डिजीज़ होती है। तो जब हमारी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कम हो जाता है, तो हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन्स की कमी हो गई है तो क्या होगा कि अब एक्टिविटी लो हो जाएगी ना, तो बॉडी में वीकनेस होगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, साथ ही वेट लॉस भी हो जाएगा और साथ ही स्किन पिगमेंट्स हो जाएंगे। और जब बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी या बहुत ज़्यादा मिकदार में वो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, कौन सी डिज़ीज़ हो जाएगी, कुशिंग डिज़ीज़ हो जाएगी। तो कुशिंग डिज़ीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। फ्रेजाइल स्किन, फ्रेजाइल स्किन का मतलब होता है स्किन जो है वो फट जाती है। फैट्स लम्प बिटवीन शोल्डर, फेस बिकम राउंड एंड बेली, और बेली जो होगी वो फ्लैट हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, बैक साइड पे जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उनके दरमियान जो है लंप, यहाँ पे क्या होगा कि फैट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जगह जो होगी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो जाएगी। इसके जो हमारी गर्दन होती है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा फैट्स आ जाएंगे हमारी दोनों साइड्स पे जो गर्दन के, और उससे हमारा फेस जो होगा वो राउंड राउंड दिखेगा, क्योंकि वो फैटनेस की वजह से दिखेगा ना। और जो बेली होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब वुमेंस में अगर ये हो जाए कुशिंग डिज़ीज़, उसमें थोड़े डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसमें ये होता है कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हेयर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे और हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होंगे, जिसके बाद क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी एबनॉर्मल रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।